हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग जेईई मेन 2020 के अप्रैल अटैम्प्ट जो कि कोविड-19 की वजह से अभी सितंबर में हो रहा है, उसके 3 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटली स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर या फिर क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनमें एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन था उससे कुछ डिविएशन हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स ने जैसे ये क्वेश्चंस बताए हैं हमें, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द अवेलेबल क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मासलेस रॉड से यहाँ पे एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो हमें इस सिस्टम के 1 मोल की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है टेम्परेचर टी पे। तो हम जानते हैं कि नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन लीनियर है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हम सिस्टम के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होगी F/2 nRT। और अगर 1 मोल के लिए हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 × RT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 6, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3RT। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सर्किट दे रखा है जिसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी हुई है, और हमें यहाँ पे बोला है कि टोटल चार्ज जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो है 750 माइक्रोकूलम। तो कैपेसिटेंस सी का जो कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया है। तो अगर बैटरी जो टोटल चार्ज सप्लाई कर रही है, मान लेते हैं बैटरी की पोलैरिटी ऐसे है, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो बैटरी इधर की तरफ जो टोटल चार्ज सप्लाई कर रही है वो हमने ले लिया Q, और Q की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 750 माइक्रोकूलम। तो इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q आएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर जो है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा, तो उस पे भी सीरीज के अंदर हम जानते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही रहेगी। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उस पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q। तो इन दोनों पे वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अगर हमें देखना है तो हम मान लेते हैं कि इस वाले पे चार्ज आता है Q1 और इस पे जो चार्ज आता है वो आ जाता है Q2। तो अब हम यहाँ पे रिलेशन यूज कर सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 वो Q के इक्वल होगा, यानी कि 750 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, और पैरेलल में दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो 8 माइक्रोफेराड का जो यहाँ पे कैपेसिटर है इस पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ से हम Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 will be equal to capacitance 8 into 10⁻⁻6 into potential difference that is 20। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास में ये आ जाएगा 160 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 160 माइक्रोकूलम। तो Q2 की वैल्यू अगर ये है तो हम यहाँ से Q1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 विल बी इक्वल टू 750 माइनस 160, टोटल में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से इसके वैल्यू अपने पास में आ गई 590 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 750 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और 20 वोल्ट के वोल्टेज के एसी सोर्स को हम एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बोला है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होने में कितना टाइम लगेगा, और रेजिस्टेंस के लिए हमें थर्मल कैपेसिटी यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो देखो, रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो राइज क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा। और साथ में क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि हमें रेडिएशंस को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो जो हीट जनरेट होगी Q दैट विल बी इक्वल टू I²R इंटू T। ठीक है, और ये जो हीट जनरेट हो रही है इससे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू MS डेल्टा T। M इंटू एस ये हीट कैपेसिटी होता है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसमें अगर हम वैल्यूज रख देते हैं तो m इंटू एस हीट कैपेसिटी, इसकी वैल्यू है 2 और डेल्टा टी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 इक्वल टू क्यू आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 100 इंटू टी। ये फर्स्ट रिलेशन है। तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू हमें दे रखी है तो वो वीआरएमएस होगा। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इंपीडेंस निकालनी होगी सर्किट की, और इंपीडेंस के लिए हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। इसके बाद में एक्सएल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 1500 पाई इंटू एल। इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 0.1803। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नियरली आ जाएगी 849.2 ओम। एक्सी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी। वैल्यू रख देते हैं इसमें। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 10 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया 10 और न्यूमरेटर में 10⁻6 चला जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू नियरली आएगी 21.2 ओम। ठीक है। अब अगर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं Z, तो सीरीज LCR सर्किट है, उसके लिए Z होगा √R² प्लस XL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं XL माइनस XC²। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। R की वैल्यू 100 है। XL और XC इन दोनों का डिफरेंस अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया 828²। इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली इसकी वैल्यू आएगी 834 ओम। अब अगर हम करंट कैलकुलेट करते हैं तो करंट की वैल्यू होगी वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो ये आ गया अपने पास में, वोल्टेज हमें दे रखी है 20 और इम्पीडेंस हो गया 834। ठीक है, ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 20 विल बी इक्वल टू Q 20 अपॉन 834² इंटू R की वैल्यू 100 है इंटू T। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो टाइम की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 348 सेकेंड नियरली, और अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा नियरली 5.8 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सिचुएशन हमें दे रखी है उसमें एक रोड हमें दे रखी है। रोड एक एंड पे हिंज्ड है यहाँ पे, और गिवन सिचुएशन में रोड जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। तो गिवन सिचुएशन में रोड के लोअर एंड पे एक पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा है, और जस्ट बिफोर कॉलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है ये हमें यहाँ पे दे रखी है। नेचर ऑफ कॉलिजन के बारे में हमें बोला है कि पार्टिकल जो है वो जस्ट आफ्टर कॉलिजन रोड से स्टिक हो जाता है, यानी कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि आफ्टर कॉलिजन रोड मैक्सिमम कितने एंगल से रोटेट होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने एंगल से रोटेट होगी ये कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें जस्ट आफ्टर कॉलिजन सिस्टम के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी रोड के लिए। और एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल और रोड दोनों को अगर सिस्टम में ले लें तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लग रहा है। तो अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है तो हिंज पॉइंट के अबाउट इस पे कोई एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स भी नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स नहीं है तो हिंज पॉइंट के अबाउट हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट बिफोर कॉलिजन ऐसे है, पार्टिकल वो
u वेलोसिटी से आ रहा है और यहाँ पे इस वाले एंड पे कोलाइड हो रहा है परपेंडिकुलरली। पार्टिकल का मास वो स्मॉल m है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये है 1 kg। u भी हमें दे रखा है, ये है 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो जस्ट बिफोर कॉलिजन है। जस्ट आफ्टर कॉलिजन के लिए अगर हम देखें तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन सिचुएशन ये होगी कि पार्टिकल जो है अब वो रोड से स्टिक हो गया है और ये पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, रोड के लिए लेंथ हमें गिवन है, ये है L। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम हिंज पॉइंट के अबाउट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन। जस्ट बिफोर कॉलिजन अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे सिस्टम का, तो रोड तो रेस्ट पे है, तो रोड का एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हिंज पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे तो आएगा r क्रॉस p से। तो r परपेंडिकुलर तो ये है और p वेक्टर जो है वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से ये हो गया m u इंटू एल प्लस 0। जस्ट आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल रोड से स्टिक हो गया है, तो अब ये दोनों ही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में है पूरा सिस्टम। तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा। सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा स्मॉल m इंटू हिंज पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो लेंथ के इक्वल है, तो ये हो गया L स्क्वायर। प्लस रोड के लिए देखेंगे तो एक एंड के अबाउट ये रोटेट हो रही है, तो ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 6 इंटू 1 स्मॉल m, लेंथ की वैल्यू भी 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। तो यहां से ये अपने पास में आ गया 1 प्लस नीचे ये 2/3 है, तो ये हो गया 5/3 और यहां से ओमेगा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 18/5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद में रोड जो है वो वर्टिकल प्लेन में मूव होगी। तो जैसे जैसे रोड मूव होगी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रेविटी का टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और फाइनली जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन होगी उस पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम ले लेते हैं, वो कितना है, थीटा। तो लेट रोड रोटेट्स बाय एंगल थीटा। ठीक है, तो हम थीटा एंगल वाली सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि जस्ट आफ्टर कॉलिजन जो है वो सिस्टम यानी कि रोड और पार्टिकल का जो सिस्टम है वो ऐसे है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है इसके पास में। इसके बाद में फाइनली मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल, मैक्सिमम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो सिचुएशन ऐसे है। तो यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0। और इस वाली सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सिस्टम की वो ओमेगा के इक्वल है, वो हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन तक जो वर्क होगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा और वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी है, फाइनल सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी है उसके इक्वल हम कर देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सिस्टम जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनिशियल सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लिख लेते हैं सिस्टम के लिए, वो होगी हाफ
आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिस्टम का, तो रोड के लिए अगर हम देखेंगे तो कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3। पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये है। फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी सिस्टम की, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो अब हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियली तो वो यहाँ पे इससे कितना हाइट नीचे है, h, लेंथ l के इक्वल। यहाँ पे अगर हम देखें ज्योमेट्री, तो ये वाली लेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी l cos थीटा। तो पार्टिकल की हाइट में अगर हम चेक करते हैं तो डिफरेंस जो आ रहा है वो ये हो गया कि l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, L माइनस एल कॉस थीटा। सिमिलरली रोड के लिए अगर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उसके COM के लिए हम चेक कर सकते हैं। जो COM है उसकी सिचुएशन अगर हम देखेंगे, उसकी पोजीशन तो पहले COM यहाँ पे कहीं पे था, अब वो यहाँ पे इतनी हाइट पे चला जाएगा, ठीक है। और COM के लिए अगर हम हाइट देखेंगे तो पहले ये डिस्टेंस L/2 थी, अब ये डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये आएगी L/2 कॉस थीटा। तो COM की हाइट में जो चेंज हुआ है वो हो गया L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन आया है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पार्टिकल के लिए ये हो गया स्मॉल एम ZL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और रोड के लिए हो गया कैपिटल एम ZL अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में 1 माइनस कॉस थीटा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया एम ZL, स्मॉल एम की वैल्यू 1 है, जी हो गया 10 इंटू एल की वैल्यू भी 1, प्लस कैपिटल एम ZL/2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.54 नियरली। तो यहाँ से कॉस थीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाती है 0.46, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हमें पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू नियरली जो है वो 63 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो सॉप बबल हैं और उनके लिए अंदर प्रेशर कितना है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो दोनों सॉप बबल के वॉल्यूम का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि डेल्टा P। जो एक्सेस प्रेशर हम एक्सप्रेस करते हैं वो होता है अंदर जो प्रेशर है माइनस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। और इसी एक्सेस प्रेशर को जो है वो हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन की टर्म में। अगर हम देखें तो अगर सरफेस टेंशन हम ले लेते हैं वो T है, तो ये डिफाइन होता है 40 अपॉन रेडियस ऑफ सॉप बबल, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 अगर ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 अपॉन R1, 40 अपॉन R2। डेल्टा P1 फर्स्ट बबल में अंदर प्रेशर हमें दे रखा है वो 1.01 ATM के इक्वल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.01 माइनस 1। दूसरे में है 1.02 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 0.01 अपॉन 0.02 डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, और यहाँ पे 40 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया R2 अपॉन R1। तो यहाँ से अगर हम R1 अपॉन R2 का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2:1, ठीक है। दोनों बबल्स के वॉल्यूम का रेशियो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट बबल के लिए वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब।
4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया R1/R2 क्यूब। वैल्यू अगर हम रख देते हैं R1/R2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो स्पेयर दे रखे हैं S1 एंड S2, दोनों के लिए रेडियस और उन पे चार्जेस की वैल्यू हमें गिवन है। दोनों स्पेयर के बीच में सेपरेशन काफ़ी लार्ज है। तो अब हमें बोला है कि अगर दोनों स्पेयर्स को हम एक कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और फाइनल चार्जेस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो Q1 एंड Q2 है। ठीक है, तो पहले हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई 9 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्जेस हमने स्मॉल Q1 एंड Q2 ले लिए, तो स्मॉल Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी 9 माइक्रोकूलम, क्योंकि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। अब दोनों को अगर हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल हम सेम कर देते हैं। स्पेयर हैं दोनों हैं, तो पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो सेपरेशन जो है वो काफी लार्ज हमें दे रखा है, तो एक दूसरे की वजह से दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल का इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यानी कि स्पेयर S1 के चार्ज की वजह से स्पेयर S2 का कोई पोटेंशियल वहां पे नहीं होगा। सिमिलरली S2 की वजह से S1 का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब दोनों का जो पोटेंशियल होगा उनके खुद के चार्जेस की वजह से ही होगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी K स्मॉल Q1 अपॉन रेडियस फर्स्ट पेयर के लिए जो है वो है 2R/3, दूसरे के लिए KQ2 अपॉन रेडियस R/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू 2/1। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, टोटल चार्ज 9 माइक्रोकूलम है, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, तो Q1 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 6 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक इलिप्टिकल रिंग है जिसके लिए सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल b है। इस रिंग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमेट्रिकली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ हीट जनरेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिचुएशन ये है कि ये हम ले लेते हैं कि ये इलिप्टिकल रिंग है, सेमी मेजर एक्सिस ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है, और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम वेरिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसका एरिया देखेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी पाई a इंटू बी। फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स अपने पास में होगा B.A, तो ये हो गया B मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एंगल, किसी भी टाइम टी पे हम मान लेते हैं वो कितना है थीटा, तो थीटा जो एंगल होगा वो एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल होगा, तो कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो गया डी फाई अपॉन डी टी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पे इस रिंग के अंदर करंट फ्लो होगी और उससे हीट जनरेट होगी। तो एवरेज रेट ऑफ हीट जनरेशन अगर हम देखेंगे, यानी कि पावर, हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज पावर जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं E²/R, इसकी एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पावर ये होती है, उसके लिए एवरेज वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये अपने पास में हो गया B²A² ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन R। इसकी एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो B, A, ओमेगा R ये सब तो कांस्टेंट हैं, तो ये तो एवरेज वैल्यू से बाहर हो गए।
और यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो हम जानते हैं वो होती है हाफ, ठीक है। यानी कि कोई भी इंटरवल जो कि इसके टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है या फिर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देखेंगे तो उसमें एवरेज वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हाफ। तो यहाँ से अपने पास में एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। एरिया की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उससे अपने पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करने से उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 वोल्ट होता है। और साथ में हमें ये भी दे रखा है कि अगर डायोड के में से 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होती है तो उसमें लार्ज हीटिंग इफेक्ट की वजह से डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि डायोड में से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो कितनी है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। आगे इसमें बोल रहा है कि अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पे इस डायोड के साथ में अगर यूज करना चाहते हैं तो डायोड के सीरीज में हमें कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया है। अरेंजमेंट ये होगा कि ये अपने पास में पीएन जंक्शन डायोड है और उसके सीरीज में हमने रेजिस्टेंस ले लिया R और इस सिस्टम को हमने कनेक्ट कर दिया 1.5 वोल्ट की बैटरी से। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम बोल सकते हैं ये होगा 0.5 वोल्ट, ठीक है। बैटरी टोटल जो पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस अप्लाई कर रही है वो 1.5 है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम जो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है उसकी वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर यानी कि मैक्सिमम करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें R कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो होगी तो फिर डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आई मैक्स की वैल्यू हमारे पास में है, तो यही करंट यहाँ पे R में से भी फ्लो हो रही है, तो R के अक्रॉस अगर हम ओम्स लॉ यूज करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा आई मैक्स इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, आई मैक्स की वैल्यू वो 10 मिली एम्पियर है यानी कि 10 इंटू 10⁻³ इंटू R। तो यहाँ से अगर हम R कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 100 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला है कि अर्थ के अराउंड एक प्लैनेट अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट के ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। अब प्लैनेट से एक रॉकेट को फायर करने से प्लैनेट की स्पीड जो है, जो इनिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, अब उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो √3/2 टाइम्स हो जाती है। तो उसके लिए नए ऑर्बिट की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी वो हम ले लेते हैं, वो v0 है और ये एक्सप्रेस होगी z मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस देखेंगे तो हाइट, सरफेस से हाइट हमें दे रखी है वो r के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई z M/2r, ठीक है। फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी v फाइनल, ये इनिशियल जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसका √3/2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। जो नया सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसके लिए रेडियस हम ले लेते हैं वो स्मॉल r है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी z M/r, ये इक्वल है √3/2 और v0 की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z M/2r। तो यहाँ से gm कैंसिल हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई 4r/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मेटलिक सरफेस पे जो रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर करने पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है। तो हमें मेटलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो वेवलेंथ की टर्म में एक्सप्रेस होती है hc/λ माइनस वर्क फंक्शन।
तो दोनों वेवलेंथ के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी K1 और ये है, बाद में है K2, और वैल्यू हम ले लेते हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी K है और बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी Hc की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, -5 अपॉन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 200 नैनोमीटर -5। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 1/3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये अपने पास में आ जाएगा 2.48 -5, और ये अपने पास में आ जाएगा 6.2 -5। तो इसको हम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 6.2 -5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7.44 -35। 5 की टर्म्स क्लब कर लेते हैं इधर की तरफ, तो ये हो गया 25। 7.44 -6.2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 5 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल कंटेनर में कॉर्नर से देखने से पॉइंट P दिखाई दे रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर जो है अगर हम 30 सेंटीमीटर तक लिक्विड फिल कर देते हैं तो जो नीचे बॉटम कॉर्नर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर डायमेंशंस कुछ यहाँ पे दे रखी है। तो डायग्राम जो है वो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये कंटेनर है, पहले ये एम्प्टी था। जब एम्प्टी कंटेनर था तो यहाँ से देखने से पॉइंट P दिखाई दे रहा था, और पॉइंट P इस वाले कॉर्नर से 15 सेंटीमीटर हाइट पे है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया है यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हाइट तक। तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी अपने पास में कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये वाली डायमेंशन है ये 30 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है, और टोटल जो हाइट है यहाँ पे कंटेनर की वो 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि जो लाइट रेज है, अगर ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट रेज जो है वो यहाँ पे ऐसे जा रही होंगी, यहाँ पे लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हम ले लेते हैं, ये I है, और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ में ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे ये एंगल अगर हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से इस वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं तो ये वाली लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये वाली लेंथ भी कितनी आ रही है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ये वाली लेंथ भी 30 है और ये भी 30 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का वो हम एज्यूम कर लेते हैं वो कितना है म्यू। तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एंगल आई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ज्योमेट्री से एंगल आई जो है वो अगर हम देखेंगे तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाली डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे ये टोटल ये यहाँ तक 30 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपने पास में कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये एंगल अगर 45 है तो ये 15 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली जो डायमेंशन होगी इधर ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। तो अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नॉर्मल को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो इस वाले ट्रायंगल में tan i इसकी वैल्यू होगी ये डिस्टेंस 15, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये है 30, तो ये हो गया 1/2। अगर tan i की वैल्यू 1/2 है तो हम sin i कैलकुलेट कर सकते हैं। sin i की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/√5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया
म्यू आई साइन आई, म्यू आर साइन आर, वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और साइन आई की वैल्यू जो है ये अपने पास में यहाँ पे आगे 1/√5। म्यू आर यहाँ पे आउटसाइड मीडियम जो है वो एयर है, 1 इंटू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू ये होगी 1/√2। तो यहाँ से म्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है √5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सिचुएशन हमें दे रखी है वो ये है कि एक 6 kg मास की स्ट्रिंग से 2 kg के ब्लॉक को हैंग कर रखा है। ठीक है, और हमें बोला है कि यहाँ पे स्ट्रिंग के बॉटम पे एक वेव यहाँ पे जनरेट करें जिसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? तो टॉप मोस्ट पॉइंट को हम ले लेते हैं कि ये है ए, और बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना है बी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेवलेंथ है वेव की ये अपने पास में है 6 सेंटीमीटर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेवलेंथ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि वेव जनरेट होने के बाद में उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो है जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे भी होगी। तो रिलेशन अपने पास में ये हो गया कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी और पॉइंट बी पे जो वेवलेंथ होगी वो पॉइंट ए पे वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी अपॉन पॉइंट ए पे जो वेवलेंथ होगी इसके रेशियो के इक्वल होगी। तो इसमें वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पॉइंट ए पे वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ये अपने पास में आ जाएगा लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा बी इंटू वी ए अपॉन वी बी। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी जो है उसके लिए हमें पता है कि वेव वेलोसिटी वो एक्सप्रेस होती है स्ट्रिंग के अंदर √t अपॉन म्यू। तो म्यू जो है वो तो मास डेंसिटी है, वो तो कांस्टेंट ही है हर जगह पे। तो ये √t के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर √t के प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि ये होगा लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा बी इंटू √ta अपॉन tb। तो अपर एंड और लोअर एंड पे हमें टेंशन कैलकुलेट करनी होगी। तो अपर एंड और लोअर एंड पे अगर हम टेंशन देखें तो इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगी, अगर यहाँ पे हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो अपर एंड पे जो टेंशन होगी टीबी वो इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। और यहाँ पे अपर एंड पे अगर हम देखेंगे टेंशन की वैल्यू तो यहाँ पे टेंशन इसके नीचे का जो टोटल वेट होगा यानी कि 6 kg प्लस 2 kg यानी 8 kg का टोटल वेट जो है वो अपने पास में आ जाएगा 80 न्यूटन। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। लैम्डा बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, टीए पे वैल्यू है 80 अपॉन 20। तो यहाँ से एक ये हो गया 4 और 2 का फैक्टर बाहर आ गया, तो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज के पिच 0.1 सेंटीमीटर है। सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स 50 हमें दे रखे हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं थिकनेस मेजरमेंट, इस स्क्रू गेज से थिकनेस मेजरमेंट के लिए उन चारों ऑप्शंस में से कौन से रीडिंग जो है वो पॉसिबल है। तो पहले हम इसके लिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट वो डिफाइन होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच 0.1 सेंटीमीटर है, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन 50 है, तो यहाँ से पिच अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिवीजन से जो मेजरमेंट होगी यहाँ पे स्क्रू गेज में वो कितनी है, वो 0.002 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे ये जो तीनों रीडिंग यहाँ पे हमें दे रखी है उन तीनों रीडिंग में हम ये चेक कर सकते हैं कि डेसिमल के आगे 3rd डिजिट तक यहाँ पे मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो वो तो सारी वैल्यूज में सेम ही दे रखा है। साथ में हमें ये भी यहाँ पे देखना होगा कि जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा।
तो चारों ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में ही ऐसी वैल्यू है जो कि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है। बाकी की जो वैल्यूज है यहाँ पे डेसिमल के आगे थर्ड प्लेस पे वो क्या है, वो ऑड नंबर है। तो 2 का मल्टीपल हमेशा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बॉलिंग मशीन से एक बॉल को अपवार्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बॉल के लिए मास हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि पहले बॉल को बॉलिंग मशीन के अलोंग 0.2 मीटर तक मूव कर रहे हैं और फिर उसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो बॉल जो है उसके ऊपर जो बॉलिंग मशीन फोर्स लगाएगी वो फोर्स तभी तक लगेगा जब बॉल बॉलिंग मशीन के अंदर मूव होगी। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितनी है, 0.2 मीटर। आगे हमें बोला है कि रिलीज होने के बाद में बॉल बॉलिंग मशीन के ऊपर 20 मीटर हाइट तक जा रही है, यानी मैक्सिमम हाइट तक वो जा रही है, वो कितनी है, 20 मीटर। तो कितना फोर्स बॉलिंग मशीन ने बॉल पे एक्सर्ट किया है वो एवरेज फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो जो बॉल की इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना, बॉलिंग मशीन के अलोंग जो 20.2 मीटर डिस्प्लेसमेंट वाली जो सिचुएशन है वहां से मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन तक अगर हम वर्क एनर्जी हम यहाँ पे यूज करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो एक तो बॉलिंग मशीन का जो फोर्स है वो हम मान लेते हैं वो फोर्स एफ है, उसका वर्क डन होगा, साथ में ग्रेविटी का वर्क डन होगा इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और इनिशियल जहां से हम उसको रिलीज कर रहे हैं वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। फोर्स का वर्कडन अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज फोर्स बॉलिंग मशीन जो लगा रही है वो तभी तक लगाएगी जब तक बॉल बॉलिंग मशीन के अंदर रहेगी। तो अंदर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉलिंग मशीन के अंदर वो है 0.2 मीटर। तो फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि उसी फोर्स की वजह से बॉल मूव हो रही है। तो ये हो गया 0.2। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो बॉल अपवार्ड डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव होगा -mg, और कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रही है वो रिलीज करने के बाद में, तो वो आ जाएगी अपने पास में 20.2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास में हो गया mg इंटू 20.2 अपॉन 0.2। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। तो मास हमें गिवन है 0.15, जी की वैल्यू 10 इंटू यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा 101। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 151.5 न्यूटन। तो जो एवरेज फोर्स बॉलिंग मशीन ने बॉल पे एक्सर्ट किया है उसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक डिस्क है और डिस्क के सरकमफेरेंस के ऊपर एक मैन है, दोनों के मासेस हमें दे रखे हैं और गिवन सिचुएशन के अंदर डिस्क उसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे हमें बोला है कि अगर मैन जो है सरकमफेरेंस से मूव होकर डिस्क के सेंटर पे आ जाता है तो उस सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम में डिस्क और मैन दोनों को ले लेते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इनिशियल सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम, फाइनल सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। इनिशियल सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा और डिस्क का भी होगा। तो मैन तो सरकमफेरेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस हम r ले लेते हैं। डिस्क के लिए मास इंटू रेडियस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मास 200 है, r स्क्वायर अपॉन 2। इनिशियल सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट। फाइनल सिचुएशन के अंदर मैन अब सेंटर पे आ गया है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम ही रहेगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये अपने पास में आ गया
180 into 500 into final angular velocity. So final angular velocity will be equal to 900 upon 100, 9 revolutions per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेगुलर हेक्सागोनल कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है म्यू नॉट अपॉन पाई की यूनिट्स में, और नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं वो कितने हैं 50। तो हम ले लेते हैं कि ये एक रेगुलर हेक्सागोनल कॉइल है और साइड लेंथ जो है कॉइल के लिए वो हमें दे रखी है L, ये भी यहाँ पे L होगी लेंथ, और लेंथ L की वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो गया सेंटर। करंट जो है कॉइल के अंदर वो हम ले लेते हैं I है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें भी I होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस रेगुलर हेक्सागोनल कॉइल के अंदर यहाँ पे ये 6 वायर सेगमेंट है, तो हर वायर सेगमेंट की वजह से अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो सेंटर पे वो सेम ही डायरेक्शन में आ रही है। तो एक वायर सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे वायर्स की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम ही आएगा, डायरेक्शन भी सेम ही आएगी। तो इस वाले वायर सेगमेंट की वजह से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एंगल्स देखने होंगे। तो ये एंगल्स अपने पास में कितने होंगे रेगुलर हेक्सागन के लिए 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा cos 30, उसकी वैल्यू होगी √3/2 और ये होगा d/L। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास में आ गई √3/2L। ठीक है, L की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एक लूप की वजह से जितना होगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लूप से जो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक वायर सेगमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लेंगे, इस वाली लेंथ के, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πD, डी ये है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई √3/2 इंटू L इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 और θ2 दोनों की ही वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 300, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो डिनोमीटर में ये अपने पास में हो गया 2√3π, और L की भी वैल्यू रख देते हैं 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1। ठीक है, और साइन 30 हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू हाफ। साथ में यहाँ पे अपने पास में है म्यू नॉट I। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हो गया 150। √3 का एक फैक्टर अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास में न्यूमरेटर में आ जाएगा 50√3, 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 500√3 इंटू म्यू नॉट I अपॉन पाई। तो म्यू नॉट I अपॉन पाई के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है वो इसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 500√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक होलो सिलेंडर है और होलो सिलेंडर के लिए इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमें रो दे रखी है। ठीक है, हमें ये बोला है कि अगर करंट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो मान लेते हैं कि करंट जो है वो इनर सरफेस टू आउटर सरफेस मूव हो रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे करंट जो है इस सिलेंडर में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, करंट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे रो इंटू टोटल लेंथ अपॉन टोटल एरिया इससे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें एलिमेंट डिफाइन करना होगा, और इसके लिए एलिमेंट जो है वो हम एक नेग्लिजिबल थिकनेस का होलो सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक
सिलिंड्रिकल हॉलो सिलेंडर है। और इसके लिए रेडियस हम ले रहे हैं वो कितनी है x, और थिकनेस वो हम ले लेते हैं वो कितनी है dx। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हम ले लेते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो। तो करंट जो है जब वो इस एलिमेंटल होलो सिलेंडर में से पास होगा तो उसको जो रेजिस्टेंस फेस करना होगा, तो वो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस होगा dr रो इनटू करंट जो यहाँ पे लेंथ ट्रेवल करेगा जब वो इस स्मॉल एलिमेंट में से पास होगा वो होगी थिकनेस के इक्वल dx अपॉन एरिया। एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया हम देख रहे हैं, तो इस होलो सिलेंडर जो एलिमेंटल होलो सिलेंडर है इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा। तो उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें दे रखा है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है l, ठीक है, तो कर्व सरफेस का एरिया अगर हम देखेंगे तो वो अपने पास में आ जाएगी 2πx इंटू एल। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होलो सिलेंडर होंगे, ठीक है, सब में से ये करंट सेम करंट जो है वो पास होके जाएगी इनर सरफेस टू आउटर सरफेस जो करंट होगी। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट जो है वो सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन dr। वैल्यू रख देते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा रो अपॉन 2πl, ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x, और लिमिट r1 टू r2। तो यहाँ से r इक्वलेंट की वैल्यू अपने पास में आ गई रो अपॉन 2πl, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln x, लिमिट रखने से ln r2 अपॉन r1। तो ये यहाँ पे अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो भी वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है 10⁻⁻⁹ न्यूटन की यूनिट्स में। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। वैल्यूज रख देते हैं, तो Q की वैल्यू हमें दे रखी है 1 माइक्रोकुलाम यानी 10⁻⁻⁶, और V क्रॉस B अगर हम देखेंगे तो B की जो वैल्यू है उसमें एक 10⁻³ का फैक्टर और है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बाहर हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हम डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर लेते हैं, I कैप J कैप K कैप, कोफिशिएंट -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 10⁻⁹ आई कैप के लिए देखेंगे तो ये हो गया -18 -12 -j कैप -12 -9 प्लस k कैप 16 -18। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 10⁻⁻⁹ -30 आई कैप प्लस 21 जे कैप -2 के कैप न्यूटन। तो हमें आंसर को 10⁻⁹ न्यूटन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि YDSC एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ यूज हो रही है लाइट की वो है 500 नैनोमीटर, और स्लिट विड्थ हमें दे रखी है वो है 0.05 mm। तो हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो कैसे डिफाइन होगी, तो वो हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये YDSC का सेटअप है। फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के पास वाले पॉइंट्स के लिए हम डिस्कस करते हैं, यानी उनके लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो हम ये बोलते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमाज के बीच का सेपरेशन। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हम ले लेते हैं, ये है
ये यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पे ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो फ्रिंज विड्थ के इक्वल होगी और ये डिफाइन होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और ये वाली डिस्टेंस ये कैपिटल डी है और ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल डी। ये स्लिट S1 और ये है S2। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये हो गया कि हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एंगल हम ले लेते हैं, ये कितना है थीटा नॉट। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी यहाँ पे पास में होंगे, यानी एंगल थीटा जो है वो काफ़ी स्मॉल एंगल है। तो अगर एंगल थीटा स्मॉल एंगल है तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा नॉट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 थीटा नॉट के इक्वल होगा। और 10 थीटा नॉट जो है वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के इक्वल। यहाँ पे इस ट्रायंगल में 10 थीटा नॉट की वैल्यू बीटा अपॉन डी आ जाएगी, डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास में थीटा नॉट की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन डी। अब इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ और ये है 0.05 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 10⁻⁻2 रेडियन। तो 1/100 रेडियन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.57 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल के 9/16 फ्रैक्शन न्यूक्लियाई जो है वो अनडिकेड रहते हैं आफ्टर टाइम t। तो t/2 टाइम के बाद में कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियाइज का अनडिकेड रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई वो हम एक्सप्रेस करते हैं n = n0 e⁻⁻λt किसी भी टाइम t पे। जो अनडिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कितने हैं n और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं n0, ठीक है। तो ये तो टाइम t पे सिचुएशन हो गई और मान लेते हैं कि t/2 टाइम के ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं n डैश अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो ये हो गया n0 × e⁻⁻λt/2, ठीक है। तो यहाँ से हम e⁻⁻λt/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया n⁻n0, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हो गया n/n0 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितनी है 9/16। इनिशियल न्यूक्लियाई का 9/16 फ्रैक्शन अनडिकेड है। ये हो गया e⁻⁻λt और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं λt/2 स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया e⁻⁻λt। इसके टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया e⁻⁻λt को। तो यहाँ पे ये हो गया 9/16, वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो ये हो गया n⁻n0 स्क्वायर, ठीक है। तो n⁻n0 की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे वो कितनी आ गई 3/4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर वो n0 है तो उसका कितना फ्रैक्शन जो है t/2 टाइम के बाद में बचा हुआ है वो है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसमें अगर हम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में B0 की जो वैल्यू है वो है 3 टेस्ला, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड जो है वो हम जानते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में रिलेशन जो होता है वो हम ये जानते हैं कि E0 = B0 इंटू स्पीड c, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 3 × 10⁸। यहाँ से अपने पास में आ गया 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि टेक ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम का एक कांस्टेंट वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है। फाइंड रेशियो L/R फॉर विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम अबाउट द एक्सिस O डैश, ठीक है। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है L और R का।
एल जो है वो सिलेंडर की लेंथ है और आर रेडियस है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एल बाई आर का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं गिवन एक्सिस के अबाउट। तो इसके अबाउट डायरेक्टली तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाएंगे, तो हम यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर को हम डिस्क का कॉम्बिनेशन अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारी डिस्क जो है उनसे मिलके ये सिलेंडर बना हुआ है। तो डिस्क की जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं x, और यहाँ पे ये जो थिकनेस है ये हम ले लेते हैं dx। स्मॉल एलिमेंट के लिए मास अगर हम देखेंगे dm, तो टोटल मास वो हम ले लेते हैं कैपिटल M है। तो टोटल मास टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। स्मॉल एलिमेंट जो डिस्क है इसके लिए वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही है, और थिकनेस यानी ये जो लेंथ है ये है अपने पास में dx। तो यहाँ से मास की वैल्यू अपने पास में ही आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए गिवन एक्सिस के अबाउट डायरेक्टली हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन में है, यानी इसका डायमेट्रिकल एक्सिस है ये। तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये होगा इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो ये हो गया dm r स्क्वायर बाई 4। डिस्क के डायमेट्रिकली एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4, तो मास dm है, प्लस dm इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिसेस, वो कितनी है x। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्क यहाँ पे होंगे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन di। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो तो हो गई dm r स्क्वायर बाई 4, सेकेंड टर्म में ये हो गया dm x स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा। इस वाली फर्स्ट टर्म के अंदर r स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया। इंटीग्रेशन dm वो टोटल मास के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल M r स्क्वायर बाई 4, प्लस यहाँ पे dm की वैल्यू इसमें सेकंड में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया m बाई एल। ठीक है, तो m अपॉन एल ये तो कांस्टेंट है इंटू dx, और ये हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये अपने पास में आ गया x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इधर की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, कन्वेंशनल इधर की तरफ पॉजिटिव है, तो लिमिट अपने पास में आ जाएगी माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो ये है एम आर स्क्वायर बाई 4, सेकेंड टर्म में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टर बाहर हो गया और लिमिट रख देंगे हम, तो अपर लिमिट पे ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 8, लोअर लिमिट पे नेगेटिव साइन कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई 8, तो वहाँ से आ गया एल क्यूब बाई 4। नीचे एक 3 का फैक्टर है तो 12 हो गया, एक एल की टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई आर और एल की टर्म में। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं कि ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, बट हम देख रहे हैं इसमें दो वेरिएबल हैं आर और एल। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक को लेंथ को चेंज करेंगे तो रेडियस जो है वो भी अपने आप चेंज हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम क्या है वो कांस्टेंट है। तो हम इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम अगर यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर देते हैं आई, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं m बाई 4। मैं आर स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये अपने पास में आ जाएगा v अपॉन पाई एल। ठीक है, प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12।
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैक्सिमा के लिए। di/dl शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो mv/4 ये तो कांस्टेंट है, 1/l को डिफरेंशिएट करने से ये हो गया -1/l² प्लस यहाँ पे ये हो गया m/12 इंटू 2l इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, m कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6। तो अपने पास में इस नेगेटिव टर्म को हम इधर की तरफ ले लेते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा v/4πl² इक्वल टू l/6, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एक 2 का फैक्टर और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2πl³/3, ठीक है। v जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास में ये आ जाएगा πr² इज इक्वल टू 2πl³/3। l की एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई, पाई कैंसिल हो गया। तो अगर हम l/r का स्क्वायर अगर यहाँ पे देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3/2। तो l/r की जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो है √3/2। इस वैल्यू पे मैक्सिमा ही होगा, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे तो वहाँ पे ये मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी भी एटम के लिए nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो nth स्टेट की एनर्जी अगर अपने पास में है तो पहले हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यानी n=1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, E1। तो इसमें n की वैल्यू हम 1 रख देते हैं और z की वैल्यू भी 1 रख देते हैं, तो ये अपने पास में आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1, तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी होगी, n की वैल्यू 3 रख देते हैं और z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा E, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा E3 - E1 और इन दोनों का इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी है 12.09। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि 273 केल्विन पे एक क्यूब पे हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P। इस प्रेशर की वजह से क्यूब चारों तरफ से कंप्रेस हो जाता है। तो अब इस क्यूब को ओरिजिनल वॉल्यूम में वापस लाने के लिए हमें इसको हीट करना है और हीट करके हम इसका टेम्परेचर कितने से चेंज करें जिससे कि ये वापस ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाए। क्यूब के लिए बल्क मॉडुलस और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमें गिवन है, ठीक है। तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। दोनों वॉल्यूम में चेंजेस का समेशन 0 होना चाहिए। प्रेशर की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है बीटा, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें दे रखी है वो है K। तो बल्क मॉडुलस वो डिफाइन होता है माइनस ऑफ एक्सेस प्रेशर, तो प्रेशर जो हम एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं वो ये है, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल्टा V/V। तो यहाँ से डेल्टा V/V इसको ले लेते हैं 1, इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी -P/K, ठीक है।
थर्मल एक्सपेंशन से हम ये जानते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, वो एक्सप्रेस होता है इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आ रही है वो हो गया गामा डेल्टा टी, और गामा हमें पता नहीं है, हमें लीनियर कोफिशिएंट दे रखा है। तो अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम उसको आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 3 अल्फा डेल्टा टी। तो सेकंड प्रोसेस में जो वॉल्यूम में चेंज है वो ये है, फर्स्ट प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज ये है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा, और इसमें पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंज है उसको हम 0 कर देते हैं। तो यहां से ये हो गया -p/k प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को इधर ले लेते हैं, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हो जाएगा p/k इंटू 3 अल्फा। ठीक है, तो टेम्परेचर में जो चेंज हमें करना पड़ेगा उसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो अब बॉडी की जो मोशन होगी उस मोशन के लिए हमें ग्राफ चेक करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो जो चारों ग्राफ दे रखे हैं उन चारों ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली जो हम थ्रो कर रहे हैं वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये बॉल है और इनिशियल वेलोसिटी u, ये अपवर्ड हमने इसको ऐसे दी। जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी अगर हम देखेंगे किसी भी टाइम टी पे तो उसका एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं u प्लस at। वैल्यू रख देते हैं तो v इक्वल टू u, और एक्सेलरेशन जो है वो हो गया -g, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंटू टी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है v और t के बीच में ग्राफ हम देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव है -c। तो अब हम चेक कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ जो है वो एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस में तो दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी।